सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धन्यवाद अमृता। अब मैं स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम की संयोजिका तथा हिंदी विभाग एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीआई जी को आमंत्रित करती हूँ। इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सिंह सर, हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वम्भरन सर और वहां से आए हुए दूसरे मंडलों के सदस्यों और हमारे कॉलेज के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर, महाविद्यालयों के प्रति हमारा आदर भाव बढ़ जाता है। साथ साथ हिंदी विभाग के प्रति भी हम आपका हाल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर M.K. चंद्रशेखर वार्य सर आएंगे, वे तो थोड़ी देर के अंदर जुट जाएंगे। सर हमेशा ही हमारी ताकत रहे हैं। उनके साथ हिंदी विभाग में बिताए दिनों को हम अत्यंत खुशी के साथ ही स्मरण करते हैं। प्रोफेसर ऋषिकेशन तंबी सर केरल हिंदी साहित्य भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं केरल हिंदी साहित्य मंडल कोची के कार्यकारिणी सदस्य हैं। प्रोफेसर M.K. चंद्रशेखर वार्य सर को और प्रोफेसर ऋषिकेशन तंबी सर को दोनों को इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पर्चा प्रस्तुत करेगी शोध छात्रा ग्रीष्मा एलिजाबेथ। ग्रीष्मा को भी इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत के कई क्षेत्रों से कई प्राध्यापक बंधु और शोध छात्र इस सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ गए हैं। गूगल मीट से और यूट्यूब से जुड़े सभी प्राध्यापक बंधुओं को और सभी शोध छात्रों को और सभी प्रिय छात्र छात्राओं को इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबको एक और बार हार्दिक स्वागत करते हुए अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। A warm good morning to all. Chief guest of today's national webinar, respected Professor Dr. Prabhakar Singh from Banaras Hindu University, head of the department and faculties from Hindi department, respected members from Kerala Hindi Sahitya Mandal, and dear students and others who have joined this program. A warm good morning once again. This is the second lecturer of the national webinar series conducted by our Hindi department. Today, we have an eminent professor for discussing latest trends in Hindi poetry. The subject for discussion is poetical thoughts of Acharya Ramachandra Shukla and Mukti Bodha. I am sure it will lead to new ideas and thoughts in Hindi poetry studies. Our chief guest Prabhakar Singh sir has visited our college on 2019. Once again he is joining with us in an online mode today. Thank you very much sir for your esteemed presence. I wish all the best for the program and congratulations to the organizers. Thank you very much. All the best. Thank you. थैंक यू सर। अब मुख्य भाषण का समय है। मुख्य वक्ता के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभागाचार्य तथा आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। वे BA, MA एवं DPhil की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद से हिंदी प्रवक्ता के रूप में चयनित होकर वर्ष 2004 से वर्ष 2005 तक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में अध्यापन किया। वर्ष 2005 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन। शैक्षणिक अनुभव लगभग 17 वर्ष। विशेष रुचि का क्षेत्र है साहित्य का इतिहास, रीतिकाल, आधुनिक कविता, उपन्यास, आलोचना एवं समकालीन विमर्श। प्रकाशित पुस्तकें: आधुनिक साहित्य विकास और विमर्श, प्रतिश्रुति प्रकाशन कोलकाता से प्रकाशित। साहित्य और इतिहास लेखन पुस्तक शीघ्र प्रकाश्य। रीतिकाल मूल्यांकन के नए आयाम, उपन्यास मूल्यांकन के नए आयाम एवं भारतीय भाषाओं में रामकथा जैसी पुस्तकों का संपादन। आलेख देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे साखी, साक्षात्कार, कथाक्रम, समीक्षा, पुस्तक वार्ता, प्रयाग पथ, साहित्य विकल्प आदि में 50 से अधिक लेखों का प्रकाशन। 30 से अधिक पुस्तक अध्याय का प्रकाशन। नई दिल्ली के डिजिटल शिक्षा गोष्ठी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन की नई दृष्टि विषयक 21 ऑनलाइन व्याख्यानों का सफल संयोजन। भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शब्द शिल्पी सम्मान से पुरस्कृत है। प्रशासनिक अनुभव 10 वर्षों तक संरक्षक एवं प्रशासनिक संरक्षक के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्रावासों में दायित्व का निर्वहन। अनुवाद अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक सह समन्वय के रूप में कार्य किया। अब मैं आचार्य शुक्ल और मुक्तिबोध का काव्य चिंतन एक संवाद विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी को तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। शुक्रिया ज्योति। मेरी आवाज आप लोगों को साफ सुनाई दे रही होगी। मैं सबका अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचेरी और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोची के तत्वावधान में यह जो वेबिनार आयोजित हो रहा है, इसमें मैं हृदय से आप सबका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस जी का, विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना केके जी का, इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सिंधु टीआई जी का, साथ में डॉक्टर सी राधामणि जी का, विशेष उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज करा रहे हैं प्रोफेसर एम.के. चंद्रशेखर वारियर जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी। यानी 13 नवंबर को प्रिय कवि मुक्तिबोध की जन्म जयंती थी। इसलिए यह विषय जो चुनाव किया गया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुक्तिबोध का काव्य चिंतन, जिस पर मैं अपनी बात रखूंगा आपसे। बातचीत के क्रम में कुछ खास बातें जो आपसे करना चाहता हूं, वो पहले स्पष्ट कर दूं कि यह विषय क्यों चुना मैंने और इसमें क्या बातें हम करने वाले हैं। खास बात यह है कि यह पूरा का पूरा जो विषय है, इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुक्तिबोध की जो प्रेरणा है कविता को लेकर, काव्य चिंतन को लेकर, उस संदर्भों को हम विशेष रूप से यहाँ पर व्याख्यायित करेंगे। मैं आपसे बातचीत करूं, इसके संदर्भ में कुछ बातें आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी काव्यशास्त्र जो बना, जिस तरह से उसकी संरचना हुई, उसका भारतीय काव्यशास्त्र संस्कृत काव्यशास्त्र से गहरा रिश्ता। इस गहरे रिश्ते के साथ खासियत यह है कि हिंदी की जो आलोचना विकसित हुई, उस समीकरण करते समय उन्होंने अपने समय और समाज और परिवेश को ध्यान में रखते हुए काव्य चिंतन की भारतीय परंपरा का हिंदी के परिवेश के साथ उसको विकसित किया। दूसरे जो काव्य चिंतक हैं हमारे आलोचक मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी खासियत यह है कि आचार्य शुक्ल ने जिस काव्य चिंतन और हिंदी काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र की जो नींव रखी, उसको विकसित करने वाले आलोचक के रूप में, चिंतक के रूप में मुक्तिबोध का नाम लिया जा सकता है।
बहुत सारे सिरे हैं जो एक दूसरे से जोड़ते हैं इन दोनों को। इसीलिए इस विषय का चुनाव किया मैंने कि किस तरह से एक आजादी से पहले एक चिंतक युगीन परिवेश में स्वाधीनता आंदोलन, नवजागरण, हिंदी की आधुनिकता और इन संदर्भों से हिंदी का काव्यशास्त्र भी वह रच रहे हैं। इसके साथ साथ हिंदी कविता का जो काव्य चिंतन है उसके बारे में भी वो बातचीत करते हैं। और आजादी के बाद ने अपनी आलोचना और अपने काव्य चिंतन के द्वारा बदलते हुए समाज और हिंदी काव्य परंपरा और उसके विकास की पूरी प्रक्रिया को, उसके चिंतन को नई दिशा देते हैं। और आचार्य शुक्ल की जो चिंताएं थी उसका विस्तार वो करते हैं। ये सारे संदर्भ इस व्याख्यान में कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करूं, आचार्य शुक्ल पर कुछ बात मैं रखूंगा, फिर मुक्तिबोध पर बात रखूंगा और फिर आगे उन दोनों की थोड़ी तुलना भी हम करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में चूंकि यहाँ ज्यादातर विद्यार्थी हमारे साथी उपस्थित हैं यूजी पीजी के, तो कुछ तथ्यात्मक तरीके से पहले जानकारी देते हुए फिर चिंतन पर मैं प्रवेश करता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको बताऊं कि शुक्ल जी आलोचना में, काव्य चिंतन में व्यवहारिक आलोचना जिसे कहते हैं और सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। ये आपको बता दूं कि सैद्धांतिक आलोचना की जो पूरी परंपरा है भारतीय काव्य शास्त्र की, उसमें सिद्धांतों का जो निरूपण होता है उसके संदर्भ में अगर आप बातचीत करें, जिसमें संस्कृत काव्य शास्त्र है और संस्कृत काव्य शास्त्र को ब्रज भाषा में अपनी तरह से जो जनपदी भाषा है उसमें रूपांतरित करने का काम ब्रज भाषा के कवियों ने रीति काल में किया। इस संदर्भ में अगर बातचीत करें तो आप आधुनिक काल में देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी कविताओं में प्रवेश करते हैं। कविता क्या है जैसा निबंध वो जब लिखते हैं, 1909 में सरस्वती में वह प्रकाशित हुआ। उसके बाद लगातार 20 वर्षों तक वह उस निबंध को संशोधित करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी काव्य शास्त्र जिसे कहा जाए, उस काव्य शास्त्र का की अगर नींव जिसे कह सकते हैं आप, उसका आधार जिसे कह सकते हैं, वो कविता क्या है जैसा निबंध है। और यह निबंध, मात्र यही निबंध अगर आचार्य शुक्ल हिंदी काव्य चिंतन और हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में जिस तरह से कविता के बारे में बातचीत की, उसके बाद वो प्रवेश करते हैं अपने रचनात्मक। शुक्ल जी वैश्विक में कविता पर और अन्य संदर्भों पर जो काम हो रहा है और इन सबको युग सापेक्ष अपने पुस्तक है। और 1939 में प्रोफेसर की जो सैद्धांतिक आलोचना की मुकम्मल किताब है, जिसे 1949 में प्रकाशित हुई, जिसका संपादन भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, उसका नाम है रसमीमांसा। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 में हुआ, नामवर सिंह ने इसका संपादन किया। और मधुस्रोत नाम का जो काव्य संग्रह है उनका 1971 में जो कविताओं का संग्रह है, ऐसा प्रकाशन हुआ। आप ध्यान दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पूरी रचनात्मक यात्रा में खासियत जो मैं आपको बताना चाह रहा था अपने विद्यार्थियों को खासकर, कि वह व्यवहारिक और सैद्धांतिक आलोचना का एक समुच्चय उनकी रचनाओं में किस तरह से दिखाई देता है लेखन में। और उसके केंद्र में कविता है। वो कविता के विशुद्ध आलोचक हैं, क्योंकि वो उपन्यास पर भी बातचीत करते हैं, गद्य पर बातचीत करते हैं, लेकिन मुकम्मल काव्य चिंतन की जो पूरी परंपरा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हाथ को दिखाई देगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो काव्य चिंतन की जो पूरी परंपरा है उसमें क्या नया वो रचते हैं, तो खासियत यह है कि वह युग परिवेश के साथ उसको कैसे जोड़ते हैं। वो उस औपनिवेशिक चेतना और उस परंपरा के समानांतर भारतीय चिंतन परंपरा और उसके जागरण के परिवेश में, हिंदी नवजागरण के परिवेश में अपने काव्य चिंतन को वह उर्वर करते हैं। उनका मानना था कि औपनिवेशिक युग में जिस तरह से कविता पर विचार हो रहा था, हमारी परंपराओं को लेकर, और वैज्ञानिक विकास जिस तरह से हो रहे थे, नई आधुनिकता का जिस तरह से प्रवेश हो रहा था, उसमें काव्य चिंतन की उस पूरी परंपरा में बौद्धिकता और विज्ञानवाद, तर्क, इन सबको तो महत्व दिया जा रहा था, लेकिन हृदय की भाव कि हमें पश्चिम की चेतना को ग्रहण तो करना चाहिए, पश्चिम की चेतना से रूबरू हमें होना चाहिए, लेकिन हमें हमारे साहित्य को, हमारे संदर्भ को, हमारे काव्य चिंतन को हमारी अपने दृष्टिकोण से देखना और परखना चाहिए। आप देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना में काव्य चिंतन और काव्य परंपरा की बातचीत करते हुए सभ्यता विमर्श भी
लिखते हैं। और सभ्यता विमर्श में कविता के तई वो बातचीत जब करते हैं तो उनका ये कहना है कि कविता ही वो चीज है जो सभ्यता में जो आवरण बढ़ता जाएगा, तमाम सभ्यता को किस तरह से अंधकार में अपने सभ्यता किस तरह से जाएगी, उसके लिए जरूरी है कविता की रोशनी। और इस पर वो बाकायदा आजादी से पहले जिन बातों को कर रहे थे वह 21वीं सदी में हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा प्रासंगिक है। ये दृष्टिकोण उनके काव्य चिंतन को समझने के लिए कुछ एक संदर्भ मैं आपके सामने रखता हूँ। काव्य में रहस्यवाद निबंध की पंक्तियां उनके काव्य चिंतन और काव्य दृष्टि को रूपायित करती हैं। मैं वो पढ़ता हूँ, ओड छोटा सा है। यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि हमारे काव्य का, हमारे साहित्य शास्त्र का एक स्वतंत्र रूप है, जिसके विकास की क्षमता और प्रणाली भी स्वतंत्र है। उसकी आत्मा को, उसकी छिपी हुई भीतरी प्रकृति को पहले जब सूक्ष्मता से पहचान लेंगे, तभी दूसरे देशों के साहित्य स्वतंत्र पर्यालोचन द्वारा अपने साहित्य के उत्तरोत्तर विकास का विधान कर सकेंगे। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के हमारी अंतर्दृष्टि को आच्छन्न करने वाले पर्दे हटेंगे और हमारे विचारों में बल आएगा। ये बार बार इशारा करता है एक चिंतक, एक समालोचक, एक विचारक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन, उनका काव्य चिंतन कहा जाए, उसका आधार है वह। और उस आधार में वो हृदय की मुक्तावस्था की बात करते हैं कविता के लिए। आप ध्यान दीजिए कि कविता के बारे में बहुत सारे संदर्भ वो उसमें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक खास तत्व है, वह खास तत्व है कि वह कविता क्या है। निबंध में जो मैंने आपसे बताया कि सभ्यता विमर्श भी कैसे कविता काव्य चिंतन का जो सभ्यता विमर्श है उसको वो कैसे उसमें रूपायित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। कवि कर्म कठिन हमारे लिए ज्यादा है। मनुष्यता चीज का वर्चस्व किस तरह से बढ़ रहा है, बाजार का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ रहा है, विज्ञान और तर्क के नाम से तमाम सारी चीजें जो उत्तर पूंजी युग जिसे कहा जाता है, उत्तर उपनिवेशवाद का युग कहा जाता है, तमाम सारे संदर्भ हमारे सामने हैं। इसमें आचार्य शुक्ल का ये कथन हमारे लिए सभ्यता विमर्श की तरह रास्ता दिखाता है और ये बताता है कविता की जरूरत है। क्योंकि कविता की जरूरत इसलिए है कि मानवीयता को बचाए रखने के लिए, हमें प्रकृति को बचाए रखने के लिए, आसपास के परिवेश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए आचार्य शुक्ल का काव्य चिंतन जितना अपने समय में प्रासंगिक था, उतना ही वह हमारे समय में प्रासंगिक है। मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ साथियों का ऑडियो ऑन है, कृपया उसे बंद कर दें तो बेहतर है बातचीत करना। परिवेश और संदर्भ जिस तरह से उपजता है वो बाकायदा उसे उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त करके भारतीय चिंतन काव्य चिंतन की परंपरा का आधुनिकीकरण करते हैं। और उस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जिन संदर्भों की तरफ बार बार वो इशारा करते हैं, वो कविता से क्या चाहते हैं, वो कविता को किस तरह से चीजों से जोड़ते हैं। आप देखें, एक मुकम्मल चेहरा बनता है, वो हृदय के मुक्त अवस्था की बात करते हैं, वो भाव प्रसार की बातचीत करते हैं और बार बार इन वृत्तियों के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि जो सामने वस्तु है, हमारे जो नाना रूपात्मक जगत है, ये जो दिखाई देने वाला जगत है, इसके बारे में बातचीत करना। अब देखें उस साजिश को जो उस दौर में औपनिवेशिक चेतना में जो साजिश देख रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो बात किया जा रहा था उपनिवेशवादियों की तरफ से कि हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, हमारे यहाँ जो रहस्यवाद है, उसको ज्यादा वो उद्भासित करते हुए, उसको इसके चमत्कार को ज्यादा बेहद उद्भासित करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका आशय है कि वो इन संदर्भों के साथ भारतीय चेतना को कुंद करने की एक कवायद कर रहे हैं। आज चाहते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा, काव्य की परंपरा, इन संदर्भों में वह हम पश्चिम से ज्यादा आधुनिक हैं, पश्चिम से ज्यादा हमारा काव्य चिंतन फलक उसका विकसित और विस्तृत है। क्योंकि पश्चिम में भी जो खूबसूरत चीजें हैं उसे भी हमें देखना और परखना चाहिए, लेकिन उस मानसिकता से के समानांतर वह हिंदी साहित्य, काव्य चिंतन, काव्य परंपरा, इतिहास लेखन, काव्य शास्त्र का पुनर्नवीकरण करते हुए निबंधों के बारे में बातचीत करते हैं। आप देखें, उनके दृष्टि में लोक मंगल को देते हैं, सामान्य मनुष्य को
किसी का मोबाइल खुला हुआ, आप ध्यान दीजिए कि इस पूरी परंपरा में और इस पूरी प्रक्रिया में आप इन संदर्भों के साथ बातचीत के संदर्भ में कुछ बातें और आपसे मैं करूं। शुक्ल जी के प्रपंच की भूमिका से एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, जो उनके उस पूरे काव्य चिंतन की परंपरा, जो भारतीय काव्य चिंतन की परंपरा है, उसका नवीकरण कैसे वो करते हैं, उसका एक सामाजिकरण कैसे वो करते हैं, उसको ये प्रासंगिक युग बोध के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये थोड़ा समझा जाए। उन्होंने लिखा है, अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्ध व्यवसायत्मक होकर बहुत विस्तृत हो गया है, अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार बढ़ाना होगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्त तमाम संदर्भों की बातचीत करते हुए शुक्ल जी इन के बारे में बातचीत करते हैं कि हमारी जो वैज्ञानिक विवेचना और अनुसंधान है, उसके विचारों का प्रभाव किन किन संदर्भों में होना चाहिए। तो बताना चाहता हूं कि रस मीमांसा जैसा ग्रंथ जब वो लिखते हैं, जिसमें साधारणीकरण की बातचीत में वो आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण जब प्रस्तुत करते हैं, तो उनका ये कहना है, आशय यही कविता को सामान्य मनुष्य और उसके लोक मंगल को लेकर वो उसकी बातचीत करते हैं, उसके हस्तक्षेप की बातचीत करते हैं। इस तरह से काव्य शास्त्र का भी एक जनतांत्रिक रूप वह अपनी काव्य चिंतन में प्रस्तुत करते हैं। काव्य शास्त्र में सैद्धांतिक पक्ष इस तरह से अभी तक उसका व्यवहारिकता के साथ जनतांत्रिकरण नहीं हो पाया था, क्योंकि रीतिकाल की कविता और किया, लेकिन आधुनिक काल में यह सबसे बड़ा श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, और वह इस चीज को बड़ी सजगता से और बड़ी तैयारी के साथ करते हैं। अब इन संदर्भों के बारे में बातचीत करें तो उसमें आपको बहुत सारे संदर्भ मैं दे सकता हूं, बातचीत कर सकता हूं। क्योंकि दो चिंतकों को मैंने लिया है, तो सिर्फ कुछ संदर्भों को आपके सामने रखते हुए बातचीत करूंगा, तो बेहतर तरीके से ये बातचीत आपके सामने आएगी। कविता क्या है, निबंध से ही कुछ एक दो उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। आचार्य है मेरी बुद्धि, लेकिन हृदय को साथ में लेकर यात्रा में निकलती है, लेकिन कविता पर बातचीत करते हुए उन्होंने जिस तरह से अपनी आलोचनाएं लिखी हैं, जिस तरह से उन्होंने निबंध लिखा है, खासकर सृजन प्रक्रिया के क्षणों के बारे में, आत्मानुभूति के बारे में, जीवन जगत के बारे में जिस तरह से बातचीत उन्होंने की है, लेख की बौद्धिकता और उसकी प्रतिबद्धताओं के बारे में जो बातचीत उन्होंने की है, इन संदर्भों के बारे में अगर आप बातचीत करें तो वो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के पदबंध से जिस तरह से कविता और पूरे कविता की सृजन प्रक्रिया, उसके रचनात्मक क्षणों की बातचीत जिस तरह से करते हैं, आपको लगेगा कि उसका स्वरूप, उसका सिरा आचार्य शुक्ल के उन्हीं संदर्भों से जुड़ता है जिसमें वो भाव प्रसार की बात करते हैं, नाना रूपात्मक जगत की बात करते हैं, जगत से जुड़ी हुई संवेदना की बातचीत करते हैं। उसी से वह अपने काव्य चिंतन की पूरी परंपरा का एक नया संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान दें कि मुक्तिबोध का क्या है, जैसे निबंध में जब वो लिखते हैं सभ्यता के आवरण की बातचीत करते हैं, एक संदर्भ तो ये। दूसरे मुक्तिबोध के बारे में बातचीत करते हुए आप देखें कि शुक्ल जी और मुक्तिबोध के यहाँ मसलन कि शुक्ल जी जब कहते हैं ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है, इसी को और विकसित तरीके से उसके नए आयाम के साथ मुक्तिबोध कहते हैं कि ज्ञान व्यवस्था के आधार पर चाहिए। हूबहू ये शब्द हैं दोनों चिंतकों को, कैसे चीजें जुड़ती हैं। और जीना आचार्य शुक्ल जब संदर्भों पे बातचीत करते हैं, उनके केंद्र में है, तो कहते हैं जीवनानुरचना के क्षण और तमाम सारे निबंधों, महत्वपूर्ण निबंध उन्होंने उसमें लिखा है। और ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना का या काव्य चिंतन का एक मुकम्मल ग्रंथ रस मीमांसा है और निबंधों में कविता क्या है, ठीक उसी तरह से एक साहित्यिक की डायरी को आप ले सकते हैं, जिसमें एक मुकम्मल काव्य चिंतन की परंपरा उनकी दिखाई पड़ती है, सृजन के संवेग के तमाम क्षणों को देखते हुए समझते हुए। चांद का मुंह टेढ़ा है जो उनका काव्य संग्रह छपा, उसके बाद खास निबंध संग्रह नई कविता का आत्मसंघर्ष कथान निबंध और कामायनी एक पुनर्विचार, ये उनका महत्वपूर्ण निबंध है, संग्रह है, आलोचनात्मक जो व्यावहारिक आलोचना की महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में दर्ज किया जाता है।
इसके अलावा उन्होंने विपात्र और काठ का सपना जैसे कथा संग्रह उनके हैं। बुरी बुरी खाक धूल संग्रह है काव्य का। खासियत ये कि नेमचंद्र जैन ने जब मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया तो मुक्तिबोध रचनावली के संपादन के बाद मुक्तिबोध का मुकम्मल साहित्य हम सबके सामने आया। कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में एक नया जागरण इस और वो उसकी तलाश करता है जो एक सजल हृदय है, सजल
इस संगोष्ठी के मुख्य प्रभाषक की बातें सुनकर मुझे पहली पढ़ी हुई कुछ बातें याद आई तो हिंदी के संबंध में कुछ बताने का धैर्य मेरे हृदय में आया। दया, करुणा आदि भावों का उत्तेजन करती है, भावों का अपग्रथनात्मक अध्ययन है, यह सब उन्होंने व्यक्त किया है। और क्या अधिक कहना, उन्होंने कविता की भी आलोचना की है। कविता क्या है नामक निबंध में कविता के संबंध में विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया है। साहित्य की दृष्टि से भी उनकी रचनाएं अमूल्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर उन्होंने विस्तार से निबंध लिखा है। तुलसीदास उनके आराध्य पुरुष थे। महाकवि तुलसीदास के संबंध में भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उनकी आलोचना हमारे हृदय को बहुत छूती है, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाती है। और ऐसे महान हिंदी में बिरले ही होते हैं। और मुक्ति बोध के संबंध में मैं अधिक नहीं जानता हूं, क्योंकि मुक्ति बोध की कविताएं आधुनिक कविताएं है और आधुनिक काल की विशेषताएं उनकी कविताओं में है, मनोवैज्ञानिक है। इन बातों की तुलना मैंने नहीं पढ़ी है और इसलिए उसके संबंध में विस्तार से कहना बहुत मुश्किल है। और अधिक नहीं कहता हूं। मैंने इस समाचार के संबंध में पिछली रात में ही सिंधु जी ने बताने को मुझसे कहा था और अधिक पढ़ने का और अध्ययन करने का समय तो नहीं मिला, इसलिए अधिक नहीं कहता हूं। लेकिन यह हम हिंदी में 2-3 बातें करने का जो अवसर मिला उससे मैं बहुत खुश हूं। और सिंधु को और हमारे डिपार्टमेंट की अन्य अध्यापिकाओं को, जो सब मेरी बहनें हैं, उन सबको और हिंदी की छात्र छात्राओं को सबको मैं विनीत प्रणाम करता हूं। और अध्यक्ष जी ने यानी मुख्य प्रभाषक ने जो विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया वो सुनकर मैं बहुत चमत्कृत हुआ। उसके लिए उनके प्रति भी मैं आभारी हूं। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आशीष भाषण के लिए केरल हिंदी साहित्य भवन ट्रस्ट का अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के प्रोफेसर ऋषिकेशन तंबी जी को आमंत्रित करते हूँ। आदरणीय मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, हिंदी विभागाध्यक्ष, और अभी हाल में मंडल का 27वां ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने इसका प्रकाशन किया था। अच्युतम महाकवि अच्युतम्बर, उनको अभी हाल में ही ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। उसी प्रकार मंडल पिछले सालों में प्रतिमा साहित्य अनुशीलन कार्यक्रम भी संबंध कर रहा था छात्रों के लिए एवं अध्यापकों के लिए। पुनर्नवीकरण पुरस्क्रिया पाठ्यक्रम आदि भी मंडल का लक्ष्य रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों से एक सारे कार्यक्रम सुप्तावस्था में थे। लेकिन आज
नवीन अब जो कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ है उसमें जैसे फुर्तीले, सुस्त नहीं चुस्त सदस्य जो जवान हैं वो भी निर्वाचित हुए हैं। उनमें हमारी सचिव डॉक्टर राधामणि भी हैं, बहुत ही फुर्तीली हैं, जिनको मैं जैसे अकितम का शब्द लूं, अकितम ने गोबर चोब को जवाबा गोबर चोब, फुर्तीला फुर्तीला, जवाबा मीन्स फुर्तीला। मैं अपने साहित्य मंडल के मंत्री को भी या सचिव को भी फुर्तीला वो मिला है, फुर्तीली सचिव डॉक्टर राधामणि। उनके उत्साह से ये कार्यक्रम सेंट पीटर्स कॉलेज के साथ उनके सहयोग से ये सफल हो रहा है। और मेरा विचार है, मेरी आशा है कि आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके लिए मैं सेंट पीटर्स कॉलेज का भी आभारी हूँ। मंडल के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर शाहजू वर्गीस जी का और विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना जी का भी मैं आभार मानता हूँ। और सेंट पीटर्स कॉलेज और मंडल की इस पहल को संयुक्त पहल, इसके लिए मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, सभी प्रकार की मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। आगे भी हम इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं यह आशीर्वाद भाषण समाप्त करता हूँ। अस्तु, नमस्ते। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब पर्चा प्रस्तुति का समय है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे कुछ विचार नामक विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए कोचिन विश्वविद्यालय के शोध छात्र ग्रीष्मा एलिजाबेथ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ग्रीष्मा, मैं कोची यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग एमरेट प्रोफेसर डॉक्टर शशिधरन सर के गाइडेंस में शोध कर रही हूँ। आज हमारे बीच प्रभाकरन सिंह सर मौजूद है। वे भी उस संस्था से है जहाँ रामचंद्र शुक्ल जी जैसे विद्वान भी अध्यापन कार्य कर चुके हैं। और उन्हीं के सामने शुक्ल जी की भाई नामक निबंध के संबंध में कुछ बात बोलने का अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसी खुशी के साथ मैं विषय प्रस्तुति की ओर जाना चाहूंगी। मेरा विषय है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध बाई कुछ विचार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की इश्यूज है। क्या मैं बंद कर सकती हूँ वीडियो? जी शुक्रिया। तो मैं शुरू करती हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध भाई कुछ विचार। रामचंद्र शुक्ल जी का भाव या मनोविकास संबंधी निबंध है भाई। ये उनके निबंध संग्रह चिंतामणि में संकलित है। भाई निबंध में उन्होंने मनुष्य के जीवन में असुरक्षा भाव से उत्पन्न भय या डर के बारे में लिखा है। भय के संबंध में हमने शायद अक्सर काफी बात सुने हैं और ये भी बहुत प्रचलित है कि डर के आगे जीत है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को जीतने के लिए अपने अंदर के डर पर काबू करना बहुत जरूरी है। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने भय की व्याख्या करते हुए क्रोध और दुख का अंतर, कायरता और धीरता का मतलब आशंका, उत्कृष्टशील आदि की चर्चा की है। शुक्ल जी ने भय को इस प्रकार परिभाषित किया है कि किसी आपदा या आपत्ति के आने की संभावना के कारण मनुष्य के मन में जो आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। क्रोध और भय के दोनों दुख के कारण से संबंधित है। दुख के कारण को देखकर जो आकुलता होती है उसे क्रोध कहते हैं। और शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि भय के लिए उसका कारण समझना ये अनिवार्य नहीं है। शुक्ल जी के अभिप्राय में मनुष्य के चित्त में जो उत्पन्न अन्य विकारों के लिए एक कारण होगा, जैसे दुख और खुशी के लिए, परंतु भय के लिए एक कारण निर्दिष्ट होना ये जरूरी नहीं है।
केवल इतना मालूम होना चाहिए कि वो हानि पहुंचाएगी। वे एक उदाहरण के साथ अपनी इस बात को पाठक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक गंवार व्यक्ति को एक ज्योतिषी आकर कहते हैं कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति भयभीत होंगे। लेकिन अगर ये बात कोई आम व्यक्ति उससे कहे कि कल तुम्हारा हाथ पांव टूट जाएंगे, तो वो गंवार पलटकर गुस्से से ये जवाब देगा, कौन है हाथ पांव तोड़ने वाले, देख लूंगा। यहाँ देखने पर हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ इन दोनों ने एक बात कही है, किंतु उसकी जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग है। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी ने जो कहा वो इस प्रकार है कि भय के लिए उसका कारण निर्दिष्ट होना ये जरूरी नहीं है। शुक्ल जी की राय में भय के दो रूप होते हैं, असाध्य और साध्य। असाध्य वो है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव है, और साध्य वो है जिसको प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। शुक्ल जी इसके लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर आनंद से बातचीत कर रहे होते हैं, और तब उन लोगों को एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, और उस समय वे दोनों उड़कर भाग जाए, छिपने या पेड़ पर चढ़ने के प्रयास करें तो उस संकट परिस्थिति से बच सकते हैं। इस प्रकार विषय के साध्य और असाध्य होने की धारणा परिस्थिति पर निर्भर करती है। वहां दूसरी तरफ कुछ मनुष्य अपने प्रकृति के अनुरूप यानी ऐसी कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस से अभाव के कारण स्तंभित हो जाते हैं और उनके साथ पैर नहीं हिलते हैं। जैसे कि वो बहुत हैरान हो जाते हैं उस वक्त, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग उस संकट परिस्थिति के शिकार हो सकता है। पर साहसी आदमी ज्यादा डरता नहीं है। अगर वो डर भी जाता है तो वो संभल कर अपने आप को बचाने के प्रयास में लग सकता है। शुक्ल जी की राय में स्त्रियों की भीड़ता उनके सौंदर्य या लज्जा के समान रसिकों के आनंद का विषय होती है, और पुरुषों की भीड़ता पुराने जमाने से ही निंदा का विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्त्रियों एवं पुरुषों में जो भय है वो सदैव ही निंदा का ही विषय है। आजकल स्त्रियों और पुरुषों से भी ज्यादा साहसी है। वे अपने डर को काबू पाकर उससे निकलने के प्रयास में जुड़ी रहती है। यहाँ यह बताया जा सकता है कि प्राचीन काल से ही पुरुष ने न डरने का टेका ले रखा है और उससे ये घोषित किया है कि स्त्री प्राचीन काल से डरपोक है। लेकिन ये दरअसल गलत धारणा है समाज की। केवल और इस प्रकार की कई सारी भय के संबंध में समाज में कई सारी गलत धारणाएं प्रचलित है, और उसमें केवल एक ही वीरता को समाज में प्रशंसा मिलती है और वो है धर्म वीरता। पर शुक्ल जी उसको भी बड़ी प्रशंसा की बात नहीं मानते। उनके लिए धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकृष्ट होने वाले लोग ज्यादा धन्य होते हैं। भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना मनुष्य की आदत बन जाती है, तो उसे वीरता या कायरता कहते हैं। ऐसा व्यक्ति साहसी नहीं है उसमें जिसमें कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं है। दुख का पूर्ण निश्चय न होने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से ही उत्पन्न होने वाले आवेग रहित भय को ही आशंका कहते हैं। आशंका का संचार धीमा किंतु अधिक समय तक स्थायी रहता है। अर्थहानि की आशंका से कुछ व्यापारी किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते। उसी प्रकार हारने पर मानहानि के डर से कुछ पंडित शास्त्र से दूर रहते हैं। ये सब भय का ही विविध रूप है। सुख और निर्भयता के बारे में शुक्ल जी इस प्रकार कहते हैं कि सुख रहना और आतंक से मुक्त रहना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। इसके लिए व्यक्ति को निर्भय होना अत्यंत आवश्यक है, और इस बात के लिए वे दो बातें अनिवार्य है। एक, हम किसी को न कष्ट पहुंचाए और न डराए। दूसरी यह है कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। इसमें पहली बात शील तथा दूसरी शक्ति और पुरुषार्थ से संबंधित है। किसी को न डराने से भय से मुक्ति नहीं मिल सकती। दुष्ट लोग दूसरों को भयभीत करने से ही रहते हैं। उसके समाधान के रूप में शुक्ल जी इस निबंध के अंत में कहते हैं कि दंड का भय देखकर या उसका संचार कराकर ऐसे लोगों को इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, या इन लोगों की ऐसी प्रवृत्ति पर हम काबू कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ आलोचकों ने शुक्ल जी को साम्राज्यवाद के समर्थक सिद्ध करने का प्रयास किया है।
लेकिन बाई निबंध में यह वाक्य जो है वो पर्याप्त है कि वो साम्राज्यवाद के विरोधी थे। उनकी जो कथन वो इस प्रकार है, यूरोप के अर्थोन्मादियों ने ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियां प्रतिष्ठित की जिसके द्वारा भूमंडलीकरण न जाने कितनी जनता का कम कम से रक्त चूसता चला जा रहा है। न जाने कितने देश चलते फिरते कंगालों के कारागार हो रहे हैं। यहाँ आचार्य शुक्ल जी ने केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप के साम्राज्यवाद के पक्के विरोधी थे। शुक्ल जी की सहानुभूति केवल भारतीय जनता के प्रति ही नहीं बल्कि यूरोपीय साम्राज्यवाद द्वारा शोषित विश्व के सभी राष्ट्रों व उसके जनता के साथ थे। ये उनकी इस कथन में ही स्पष्ट है। तो समय को ध्यान में रखकर मैं संक्षेप करना चाहूंगी और संक्षेप में ये कहना चाहूंगी कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाई निबंध में या उसके माध्यम से शुक्ल जी ने मनुष्य के मन में बसे भय का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। उनके भय जैसे निबंध अत्यंत गहरे रूपों में भौतिक एवं विषयनिष्ठ है जिन्हें हम ललित कोटि में नहीं रख सकते। इस निबंध में जो गंभीरता, विवेचन में जो पांडित्य एवं तार्किकता तथा शैली में जो कसाव मिलता है वो इस निबंध को अभूतपूर्व दीप्ति दे देता है। और इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ग्रीष्मा जी, आपने अपने विषय को लेकर सरलता से तथा गंभीर रूप से अपने विचारों को अपने परिचय के द्वारा व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चर्चा का समय है। आप में से किसी को यदि इस विषय से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कुछ नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल के सचिव डॉक्टर सी राधामणी जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के हिंदी विभाग और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। 2021 में केरल हिंदी साहित्य मंडल का स्वर्ण जयंती वर्ष है। 21 स्वर्ण जयंती वर्ष है। साहित्य मंडल ने निर्णय लिया है कि विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़कर विभिन्न कार्यक्रम चलाए। इस सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के हिंदी विभाग ने हमारे साथ सहयोग देने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए सबसे पहले सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के हिंदी विभाग के प्रति साहित्य मंडल अपना आभार प्रकट करता है। खासतौर से इस व्याख्यान माला की संयोजिका डॉक्टर सिंधु DI को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ इस वेबिनार का अध्यक्ष एवं सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर मीना जी और उनके सहयोगी अध्यापक साधवाग के अधिकारी हैं, इन सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। आज के मुख्य अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी रहे हैं। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुक्ति बोध के काव्य चिंतन विषय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं सुव्यवस्थित वक्तव्य पेश करके हमें अनुग्रहित किया है। उनके प्रति हमारी कृतज्ञता शब्दों के परे हैं। अपने व्यस्ततापूर्ण अकादमिक जीवन के बीच हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अमूल्य विचारों को प्रस्तुत किया। सर, हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस कार्यक्रम के सिलसिले में चर्चा में भाग लेकर डॉक्टर श्री मुरलीधरन जी और रोशनी जी इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं।
और सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर वारियर ने आशीर्वचन देकर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। उनके प्रति हम तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम के पूर्व प्राचार्य, महाराजास कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, केरल हिंदी साहित्य मंडल के कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं हिंदी साहित्य भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर ऋषिकेशन तंबी ने भी आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित किया है। उनके प्रति भी हम हृदय की भाषा में आभार प्रकट करते हैं। कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोध छात्रा ग्रीष्मा एलिजाबेथ ने रामचंद्र शुक्ल के निबंध भाई पर कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके प्रति भी हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। ज्योति जी इस कार्यक्रम के कंपेयरिंग कर रही हैं। उनके प्रति भी हम अपना प्यार जताते हैं। प्रार्थना गीत अमृता ने गाया है, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अंत में भारत के हर कोने से जुड़े सब लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने रविवार की छुट्टी को भूलकर इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है। केरल हिंदी साहित्य मंडल और सेंट पीटर्स कॉलेज वालंजेरी के हिंदी विभाग की तरफ से एक बार फिर धन्यवाद अदा करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया। धन्यवाद सर। शुक्रिया सर। नमस्ते आप सबको, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा आयोजन किया, आप सबने मौका दिया और बहुत अच्छा लगा संवाद करके। सिंधु जी, सर और राधा जी सभी और अपने प्रिय छात्रों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको देखने के लिए और एक आया है सर नमस्ते। हम ड्यूटी पे है सर, रिटायरमेंट हो गया तो ड्यूटी पे लग गए हो। बहुत 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 प्रणाम सर, प्रणाम। शुक्रिया। चलिए नमस्ते।